तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू डियर टेक्निकल ज्ञान। काफी दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। अभी से आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी हैव इनिशिएटेड आवर चैनल वंस अगेन। आज हम लोग काफी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर डिस्कशन करेंगे। टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी मैनुअल, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर, ऑफिस ऑफ रेगुलेटरी साइंस। This is the document of ORA.007. It was revised on 25th of August 2020. It was the second revision. और इसमें बहुत सारा गाइडलाइन है। और सबसे पहले हम लोग इस गाइडलाइन का चैप्टर 1 एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग के ऊपर आज थोड़ा थॉरो स्टडी करेंगे। विदाउट लूजिंग इन टाइम चलिए शुरू करते हैं। एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, ये जो चैप्टर है ये यूएसपी चैप्टर 51 में आप लोगों को मिलेगा। पहले इस चैप्टर का नाम था प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस टेस्टिंग। करेंटली उसका नाम चेंज होके एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग हो गया है। आगे देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले लगेगा मीडिया। मीडिया में फॉर कल्टीवेशन ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स सिलेक्ट अगर मीडियम that is favorable to the rigorous growth of respective stock culture। मतलब जो अपने पास स्टॉक कल्चर है उसका रिगोरस ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। तो रिगोरस ग्रोथ होने के लिए ऑर्गेनिजम्स का कल्टीवेशन करने के लिए जो मीडिया रिक्वायर्ड है वही मीडिया हम लोग लेंगे। जैसे कि रिकमेंडेड मीडिया है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगर और ब्रॉथ एंड सेब्रोडेक्सट्रोज अगर और ब्रॉथ। तो एसीडीए और एसीडीबी और एसडीए और एसडीबी ये हम लोगों को रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ क्या लगेगा, सुटेबल इनएक्टिवेटर और न्यूट्रलाइजर भी रिक्वायर्ड होगा। आगे देखते हैं, मीडिया का बेसिक जानकारी मिल गया। आगे जब मीडिया हम लोगों को रिक्वायर्ड है तो मीडिया का ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो जो मीडिया यूज करेंगे उसका ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट हम लोगों को करना पड़ेगा विद एप्रोप्रिएट सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसका एक लिस्ट अपने पास है कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके हम लोग उसका जीपीटी करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि सॉलिड मीडिया टेस्टेड फॉर ग्रोथ प्रमोशन इज टू बी सेट अप द मेथड दैट विल बी यूज्ड टू एनालाइज द प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि हम लोग इस प्रोडक्ट का टेस्टिंग के लिए जैसे पोर प्लेट और स्प्लिट प्लेट जो भी मेथड हम लोग यूज करेंगे उस मेथड में जो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं वही सेम ऑर्गेनिजम्स हम लोग सॉलिड मीडिया को टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। सेम मीडिया सेम ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए हम लोग उसका ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट लगाएंगे टू डिटरमाइन माइक्रोबियल से प्लेट काउंट और सीएफयू which must be greater than or is equal to 50% of the microorganism inoculum cultivated value। मतलब जो 50% inoculum cultivated value है उससे ज्यादा हम लोगों को रिकवरी मिलना चाहिए। आगे चलते हैं, suitability of the counting method in the presence of the product। Prior to the antimicrobial effectiveness testing, determine if any antimicrobial properties exist by performing a suitability testing utilizing microorganisms used for the product testing। तो एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग करने से पहले हम लोगों को अगर प्रोडक्ट का कुछ एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, अगर वो एग्जिस्ट होता है या एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी हम लोगों को पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट में खुद का ही एंटीमाइक्रोबियल कुछ प्रॉपर्टी है तो हम लोगों को उसको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। Should the suitability test fail, the results of the suitability test are invalid। अगर suitability test fail हो जाता है then suitability test का रिजल्ट जो है उसको हम लोग इनवैलिड कर देंगे एंड विल नीड टू बी रिपीटेड। उसके बाद फिर से हम लोगों को उसको रिपीट करना पड़ेगा विद प्रॉपर से मेथड से मॉडिफिकेशंस
टू न्यूट्रलाइज द इनहिबिटरी प्रॉपर्टी। अगर हम लोग का प्रोडक्ट का खुद का ही एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है तो फिर वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अपना मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई करना पड़ेगा और विद अप्रोप्रिएट न्यूट्रलाइजर और इनहिबिटरी एजेंट को ऐड करते हुए हम लोगों को फिर टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट का जो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रलाइज हो पाए। हम लोग एक्चुअली चैलेंज करना है, तो चैलेंज स्टडी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट का न्यूट्रलाइजिंग कुछ अगर प्रॉपर्टी है तो उसको इनहिबिट करना बहुत ही जरूरी होता है। अभी देखेंगे जीपीटी करने के लिए सुटेबल टेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ऑल द कल्चर्स मस्ट बी नॉट मोर देन द 5th पैसेज रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल स्टॉक कल्चर। मतलब जो भी हम लोग स्टॉक कल्चर यूज करेंगे जीपीटी लगाने के लिए वो कोई भी 5 पैसेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक गाइडलाइंस बोलता है कि आपको 5th पैसेज के नीचे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप अगर यूज करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए तो इट शुड बी बिलो 5th पैसेज। अभी हम लोगों को चाहिए कैंडिडा एल्बिगन्स, उसका एटीसीसी नंबर होता है 10231। एस्परजिलस ब्रासिलियंसिस एटीसीसी नंबर 16404। इस्चेरिशिया कोलाई जो यूज करेंगे हम लोग लेंगे 8739 एटीसीसी। उसके बाद यूज करेंगे स्यूडोमोनास एरोजेनिसा एटीसीसी 9027 और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यूज करेंगे एटीसीसी नंबर 6538। अभी इनोकुलम प्रिपरेशन, इनोकुलम कैसे बनाएंगे। inoculate the surface of the appropriate agar medium from a recently grown culture, stock culture of each of the above test microorganisms। तो जो अभी हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म का बात बोला है उसी का ही एप्रोप्रिएटली ग्रोन स्टॉक कल्चर को हम लोग यूज करेंगे। उसके लिए बोल रहे कि सोयाबीन के सीन डाइजेस्ट अगर फॉर इकोलाई एटीसीसी 8739, सीडोमोनास एरोजेनिसा एटीसीसी 9027 एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एटीसीसी 6538। तो हम लोगों को ये जो 3 बैक्टीरिया है, ये 3 बैक्टीरिया के लिए हम लोगों को सोयाबीन के सीन डाइजेस्ट अगर यूज करना है और इस अगर प्लेट को हम लोगों को इंक्यूबेट करना है 32.5 प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 3 to 5 डेज। उसके बाद बोल रहे यूज सैब्रोडेक्सट्रोज अगर फॉर कैंडिडा एल्बिगन्स एटीसीसी नंबर 10231 एंड एस्परजिलस ब्रासिलियंसिस एटीसीसी नंबर 16404 एंड इंक्यूबेट एट 22.5 प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 to 5 डेज फॉर कैंडिडा। तो मतलब क्या है, कैंडिडा के लिए 3 से लेकर 5 दिन तक हम लोग उसको इंक्यूबेट करेंगे एट 22.5 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और एस्परजिलस ब्रासिलियंसिस के लिए सेम टेम्परेचर पे हम लोग इसका इंक्यूबेशन टाइम जो रहेगा वो 3 to 7 डेज हो जाएगा, क्योंकि दिस इज मोल्ड, तो ये फंगस है, फंगस के लिए इंक्यूबेशन टाइम जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है। इसके बाद हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट के लिए क्या बोल रहे हैं, हार्वेस्ट द कल्चर बाय वॉशिंग द ग्रोथ। जो ग्रोथ हम लोगों को आएगा, जो सुटेबल टाइम अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया जैसे 3 to 5 डेज और 3 to 7 डेज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस ग्रोथ को स्टेराइल सलाइन से वॉश करेंगे, उसको अच्छी तरह से वॉशिंग करेंगे। तो ऑब्टेन अ माइक्रोबियल काउंट ऑफ 1 into 10 to the power 8 CFU पर ml, मतलब पर ml में इंडिविजुअल 1 ml में 10 to the power 8 CFU हम लोगों को कॉलोनी आना चाहिए। उसको हम लोग वॉशिंग के बाद इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को आफ्टर हार्वेस्टिंग मिलना चाहिए। अभी क्या करेंगे, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि अगर हम लोगों को एस्परजिलस ब्रासिलियंसिस 16404 एटीसीसी का कल्चर यूज करते हैं तो हम लोगों को स्टेराइल सलाइन के साथ साथ पॉलीसॉर्बेट 80 यूज करना पड़ेगा। मतलब स्टेराइल सलाइन कंटेनिंग 0.05% पॉलीसॉर्बेट 80, तो ये हम लोग यूज करना पड़ेगा ताकि उसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन प्रॉपर्ली मेंटेन हो। ऑल्टरनेटिवली कल्चर में बी ग्रोन इन लिक्विड मीडियम। सॉलिड मीडियम में हम लोग बोले अभी लिक्विड मीडिया की बात बोल रहे हैं। लिक्विड मीडियम में ग्रोथ करने के लिए सोयाबीन की सिन डाइजेस्ट ब्रॉथ और सैब्रोडेक्सट्रोज ब्रॉथ ये दोनों ही यूज हो सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर एस्परजिलस ब्रासिलियंसिस एटीसीसी 16404 एंड हार्वेस्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको फिर लिक्विड में आप लिक्विड ब्रॉथ में आप उसको ग्रो करके फिर उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे।
सेंट्रीफ्यूज करेंगे, वॉशिंग करेंगे और सस्पेंडिंग इन अ स्टेराइल saline to obtain a count of 1 × 10⁸ colony forming unit। उसके बाद फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके वॉशिंग करके फिर सस्पेंशन बना के फिर हम लोगों को सेमली पहले जैसे बोला कि 1 × 10⁸ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मिलेगा, यहाँ पे भी 1 × 10⁸ से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml मिलना चाहिए। यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर है, इट शुड बी 1 × 10⁸, नॉट 108। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं द एस्टिमेट ऑफ इनोकुलम कॉन्सेंट्रेशन may be obtained by turbidometric procedure for challenge microorganisms and later से confirmed से by a plate count। तो हम लोगों को जो अभी हम लोग क्लेम कर रहे थे कि 10⁸ CFU पर ml है कि नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों को टर्बिडोमेट्रिक मेथड से जैसे 0.5 मैकफार्लन होता है, मैकफार्लन सॉल्यूशन के साथ हम लोग मैच करा के उसको चेक कर सकते हैं कि वो टर्बिडिटी मैच हो रहा है, दैट मीन्स उतना कॉन्सेंट्रेशन उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, लेटर हम लोगों को उसको कंफर्म करने के लिए प्लेट काउंट करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन करके। वो सीरियल डाइल्यूशन से हम लोग प्लेट काउंट करेंगे तो हम लोगों को मालूम चलेगा कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर प्लेट में प्रेजेंट है, मतलब पर ml में उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, वो इंश्योर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट द सस्पेंशन इफ नॉट यूज्ड विद इन 2 आवर्स। अगर हम लोग 2 घंटे के अंदर अंदर इस सस्पेंशन को यूज नहीं किया तो हम लोगों को इमीडिएटली उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। Determine the number of CFU per ml in each suspension using the appropriate media and recovery incubation times to confirm that the CFU per ml estimate। मतलब हम लोग वही चीज बोल रहे हैं कि उससे हम लोगों को इंश्योर करके कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो मालूम चल जाएगा। यूज बैक्टीरियल एंड ईस्ट सस्पेंशन विद इन 24 आवर्स ऑफ हार्वेस्ट। जो अभी हार्वेस्ट हो चुका है वो हार्वेस्टेड कल्चर, अगर बैक्टीरिया और ईस्ट कल्चर है तो हम लोगों को 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको यूज करना चाहिए। अगर मोल्ड हम लोगों के पास मोल्ड है जैसे एस्परजिलस ब्रासिलियंसिस है तो इट शुड बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशन अप टू 7 डेज। हम लोग अगर एस्परजिलस ब्रासिलियंसिस को हार्वेस्ट किया है तो हम लोग इसको रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में अप टू 7 डेज हम लोग उसको यूज कर सकते हैं रख के। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आजकल के दिन में कॉमर्शियली स्टैंडर्डाइज कल्चर अवेलेबल है जिसको हम लोग इजीली बायोबॉल बोलते हैं। तो आप कॉमर्शियली स्टैंडर्डाइज कल्चर और बायोबॉल को भी आप इन हाउस कल्चर की जगह पे रिप्लेस करके यूज कर सकते हो और आजकल करते भी है, इसमें इतना तामझाम करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आगे देखते हैं प्रोसीड्योर। द प्रोसीड्योर रिक्वायर्ड that the test is to be conducted with a suitable volume of the product। तो हम लोगों को जो भी अभी एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग करेंगे उसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट का वॉल्यूम, एक सुटेबल वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए। इट इज एडवाइसेबल टू बिगिन विथ एटलीस्ट 20 ml ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप एटलीस्ट 20 ml प्रोडक्ट को लेके टेस्ट को चालू करें। use the original product container whichever is possible। अगर आपको ओरिजिनल कंटेनर आपके पास अवेलेबल है तो वो ओरिजिनल कंटेनर को आप यूज करें टेस्टिंग के लिए, और नहीं तो आप 5 स्टेराइल कैप्ड बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेनर भी आप यूज कर सकते हो विथ सुटेबल साइज। ठीक है, सुटेबल साइज विथ अ सुटेबल वॉल्यूम। तो आप उसमें भी आप प्रोडक्ट को ट्रांसफर करके आप एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हो। If the diluted प्रोडक्ट exhibits antimicrobial प्रॉपर्टी, अगर आपका जो डाइल्यूटेड प्रोडक्ट है उसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपको प्रॉपर रिकवरी मिलेगा। ठीक है, अभी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट का जो नेचर है, प्रोडक्ट का जो बिहेवियर है, प्रोडक्ट का जो कंसिस्टेंसी है, ये सब प्रोडक्ट का नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए प्रोडक्ट को हम लोग बेसिक 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 में आता है इंजेक्शंस, अदर पेरेंटल इंक्लूडिंग इमल्शंस, ओटिक प्रोडक्ट्स, स्टेराइल नेजल प्रोडक्ट्स, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स मेड विद एक्वस बेस और एक्वस वेहिकल। तो ये हो गया कैटेगरी 1 प्रोडक्ट।
कैटेगरी 2 में आता है टॉपिकली यूज्ड प्रोडक्ट्स मेड विथ एक्वस बेस और व्हीकल्स, नॉन स्टेराइल नेजल प्रोडक्ट्स, इमल्शंस इंक्लूडिंग दोज अप्लाइड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन में डायरेक्टली यूज होता है, वो सब प्रोडक्ट भी कैटेगरी 2 में आता है, जो नॉन स्टेराइल होगा। कैटेगरी 3 में आता है ओरल प्रोडक्ट्स अदर देन एंटासिड्स मेड विथ एक्वस बेस और व्हीकल। तो मतलब जितना भी ओरल सॉल्यूशंस है या सस्पेंशन है that is other than antacids that will be included in the category 3 which are made in aqueous base or aqueous vehicle. Category 4 में आता है antacid made with aqueous base और vehicle। तो इससे क्लियरली पता चलता है चार कैटेगरी के प्रोडक्ट का सेग्रीगेशन कैसे किया गया है। अभी देखते हैं inoculate each container with one of the prepared and standardized inoculum and mixed। तो जो आपने स्टैंडर्डाइज इनोकुलम अभी बना के रखा था 10⁸ CFU पर ml के हिसाब से, तो वो इनोकुलम को प्रोडक्ट के साथ मिक्स करना पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन इनोकुलम यूज्ड इज 0.5 to 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपका 20 ml का जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट होगा, इनोकुलम वॉल्यूम आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट का 0.5 से लेके 1% का बीच में होना चाहिए। मतलब इतना आपको इनोकुलम उसमें ऐड करना पड़ेगा। The concentration of the test organisms added to the product category 1, 2 and 3, तो मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी 1, 2 और 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए उसमें कैसा होना चाहिए, such that the concentration of the test preparations immediately after inoculum is to be 10⁵ to 10⁶ colony forming units per ml of the product। तो मतलब आपका जाहिर सी बात है, आपका टोटल वॉल्यूम का 0.5 से लेके 1% का होना चाहिए। तो मतलब अगर आपका इनोकुलम वॉल्यूम 1% है, दैट मीन्स आपका इनोकुलम जब आप प्रोडक्ट के साथ मिक्स करेंगे वो 100 टाइम डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब 10⁻² टाइम्स डाइल्यूट हो जाएगा। आपका इनोकुलम का कॉन्सेंट्रेशन था 10⁸ CFU पर ml, अभी 100 टाइम डाइल्यूट हो जाएगा तो आपका वो कॉन्सेंट्रेशन 10⁶ हो जाएगा। अगर आपका 0.5 है तो उससे भी कम हो जाएगा, तो मतलब 200% डाइल्यूट हो गया। दैट मीन्स आपका 10⁵ से लेके 10⁶ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml ऑफ द प्रोडक्ट्स अभी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द इनोकुलम विद द प्रोडक्ट आपको ये कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफ नो सुटेबल न्यूट्रलाइजिंग एजेंट और मेथड इज फाउंड, ठीक है, अगर आपको अपने ड्यूरिंग चैलेंज स्टडी हमने देखा प्रोडक्ट का टेस्टिंग के टाइम पे आपको कोई भी न्यूट्रलाइजिंग और सुटेबल न्यूट्रलाइजर नहीं मिला, ठीक है, इन दैट केस आपको सिग्निफिकेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आपको ऐड करना पड़ेगा। इनोकुलम जो आप ऐड करेंगे ना, ऐड करने के बाद आपको 10⁻7 से लेके 10⁸ CFU होना चाहिए, ताकि आपको सिग्निफिकेंट 3 log रिडक्शंस ड्यूरिंग एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग पे आपको सिग्निफिकेंट 3 log रिडक्शंस दिखे। तो वहां पे उसकी केस में आपको अगर सुटेबल न्यूट्रलाइजर या फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट आपको नहीं मिला, तो आपको इनोकुलम कॉन्सेंट्रेशंस ऐसा रखना पड़ेगा ताकि आफ्टर एडिशन ऑफ द इनोकुलम विद द प्रोडक्ट 10⁻7 से लेके 10⁸ CFU पर ml ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी ये हो गया कैटेगरी 1 से लेके 3, हम लोग पहले ही बोल चुके कैटेगरी 1, 2 एंड 3 के लिए दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर कैटेगरी 4 प्रोडक्ट दैट इज एंटासिड्स। द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स is to be between 10⁻3 to 10⁻4 CFU per ml of the product। तो अभी देखते हैं कि एंटासिड की केस में आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनोकुलेटेड should be lower than the category 1, 2 and 3 product। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इमीडिएटली हम लोग चेक करेंगे कि कितना वायबल ऑर्गेनिजम्स इनोकुलम सस्पेंशंस में along with the product प्रेजेंट है। उसके लिए सबसे इजी आसान तरीका है माइक्रोबियल एनुमरेशन टेस्ट करना, जो यूएसपी चैप्टर 61 में मेंशन है। इंक्यूबेट द इनोकुलेटेड ट्यूब्स और सैंपल्स at 20 to 2.5 degree centigrade in a controlled environment or incubator and sample the container at specified interval। मतलब जो अभी अपने पास
सैंपल अवेलेबल है उसको 20 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इंक्यूबेट करके रखना है। अभी कैटेगरी 1 प्रोडक्ट के लिए आपको बोल रहा है कि ये जो सैंपल आपने इंक्यूबेट करके रखा है उसी सैंपल से आपको फिर से सैंपल करना पड़ेगा एट ए इंटरवल ऑफ 7 डे, 14th डे एंड 28th डे। तो 3 अलग अलग दिन पे आपको फिर से वहां से सैंपल कलेक्ट करना है और उसका रिकवरी रेट काउंट करके चेक करना है। कैटेगरी 2 से लेके कैटेगरी 4 प्रोडक्ट्स के लिए आपका जो सैंपल होगा उसको आपको 14 डेज और 28 डेज पे आपको दोबारा चेक करना है। इसके लिए आपके पास एक सुटेबल टेबल दिया हुआ है यूएसपी चैप्टर 51 पे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकवरी देखना है। अगर आपको प्रॉपरली लॉग रिडक्शंस हो रहे दैट इज एक्सेप्टेबल, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है द चेंजेस इन लॉग वैल्यूज। ठीक है, द कंसंट्रेशन पर ml based on the calculated concentration in CFU per ml से present in the start of the test or after the different intervals which will provide you the log reductions। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक तो है कि दो इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे इस गाइडलाइन पे दिया है। एक है कि यूएसपी में it doesn't require specific volume of the product to be added in each 5 sterile tubes। मतलब यूएसपी में ये मेंशन नहीं किया है कि आपको 5 जो अपने स्टेराइल ट्यूब लेके उसमें सैंपल ऐड करेंगे, कितना सैंपल क्वांटिटी ऐड करना है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। बट ये गाइडलाइन पे इज रिकमेंडेड टू ऐड 20 ml पर ट्यूब, और जितना भी वॉरिस लेबोरेटरीज है वो सभी में दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, सब लोग 20 ml लेके ही काम करते हैं। हम लोग भी 20 ml लेके ही ये टेस्ट को एग्जीक्यूट करते थे। अभी और एक इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑल द प्लेट्स काउंट्स शुड बी परफॉर्म इन डुप्लीकेट। आप जितना भी प्लेट काउंट करेंगे वो डुप्लीकेट में करना है, मतलब दो दो प्लेट लेके आपको काउंट करना पड़ेगा। एंड इन डाइल्यूशन सीरीज जितना भी आप डाइल्यूशंस करेंगे to detect the growth inhibited by preservative systems at lower dilutions, carrying their test at 10 to the power 3 dilutions। 10 to the power 3 dilutions, ये 10-3 नहीं है, यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर है। 10 to the power 3 dilutions would be sufficient in most of the cases to overcome the preservative inhibition। मतलब प्रिजर्वेटिव के इनहिबिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको 10 to the power 3 लॉग रिडक्शंस होने से ही मालूम चल। आगे में हम लोगों को एक टेबल है जिसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है। वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नो इंक्रीज। तो नो इंक्रीज जहां पे लिखा रहेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि नो इंक्रीज मतलब है 0.5 लॉग रिडक्शन से इनिशियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स देयर इज नॉट मोर देन 0.5 log 10 units higher than the previous value and current measured value। अभी चलिए आगे बढ़ते देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इस टेबल को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इस टेबल में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एज डिस्कस्ड अर्लियर 4 कैटेगरी का 4 अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें हर एक कैटेगरी में 2 टेबल दिया है, एक है बैक्टीरिया, दूसरा है कि ईस्ट एंड मोल्ड। तो जो 5 हम लोग के ट्यूब थे उसमें 3 बैक्टीरिया थे, एक ईस्ट था, एक मोल्ड था। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 प्रोडक्ट, उसका क्राइटेरिया क्या है कि नॉट लेस देन 1 log रिडक्शंस फ्रॉम द इनिशियल कैलकुलेटेड काउंट एट 7 डेज। मतलब जो 0 डे पे आपका जो काउंट था और 7 दिन बाद जो काउंट आया उसमें एटलीस्ट मिनिमम 1 log का अंतर, 1 log का रिडक्शन होना चाहिए। अगर मिनिमम काउंट 10 to the power 6 CFU था तो आफ्टर 7 डेज मिनिमम 10 to the power 5 CFU होना ही चाहिए। उससे लोअर हुआ अच्छा है, 10 to the power 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, दैट इज मोर एक्सेप्टेबल, बट मिनिमम 1 log का रिडक्शन होना ही चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, नॉट लेस देन 3 log रिडक्शन फ्रॉम द इनिशियल काउंट एट 14 डेज।
इनिशियल काउंट जो था और 14 दिन बाद जो काउंट आएगा, वो ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो मिनिमम 3 लॉग रिडक्शन का होना चाहिए। दैट मीन्स इनिशियल काउंट अगर 10 to the power 6 CFU था, तो आफ्टर 14 डेज इट शुड बी मिनिमम 10 to the power 3 CFU, और उससे लोअर हुआ दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और थर्ड क्राइटेरिया है कि नो इंक्रीज फ्रॉम 14 डेज टू 28 डेज काउंट, मतलब 14 डेज में 10 to the power 3 CFU अगर मान लीजिए आया था, तो 28 डेज में 0.5 लॉग रिडक्शन से ज्यादा वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, मतलब काउंट में इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जो अभी हम लोगों ने क्राइटेरिया अंडरस्टैंड किया नो इंक्रीज का, दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर 14 डेज टू 28 डेज काउंट। ईस्ट के लिए क्या बोल रहे हैं, नो इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल कैलकुलेटेड काउंट एट 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज। ईस्ट एंड मोल्ड के लिए बोल रहे हैं कि नो इंक्रीज क्राइटेरिया जो है वो आपका जो इनिशियल कैलकुलेटेड वैल्यू था उसके साथ 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज में वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। कैटेगरी 2 प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं बैक्टीरिया के केस में नॉट लेस देन 2 लॉग रिडक्शन फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, इनिशियल काउंट एट 14 डेज। तो लॉग 2 लॉग का 2 लॉग का रिडक्शन होना चाहिए। अगर इनिशियल मान लीजिए 10 to the power 6 CFU था, तो आफ्टर 14 डेज 10 to the power 4 CFU होना ही चाहिए, और उससे लॉग रिडक्शन कम हुआ दैट इज, उससे घटा तो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, मिनिमम बोल रहे हैं। एंड नो इंक्रीज फ्रॉम 14 डेज टू 28 डेज। ईस्ट एंड मोल्ड के लिए क्या होगा, नो इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल कैलकुलेटेड काउंट एट 14 एंड 28 डेज। 14 एंड 28 डेज इनिशियल काउंट से 14 एंड 28 डेज में कोई भी काउंट का नो इंक्रीज होना चाहिए, दैट मीन्स नो इंक्रीज क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल। कैटेगरी 3 प्रोडक्ट्स के लिए बोल रहे हैं not less than 1 log reduction from the initial calculated count at 14 days and no increase from 14 days to 28 days count. East and mold के लिए बोल रहे हैं no increase from initial calculated count at 14 and 28 days. कैटेगरी 4 प्रोडक्ट के लिए बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड ये तीनों का क्राइटेरिया सेम है। कैटेगरी 4 मतलब एंटासिड, इसकी केस में क्या होगा, नो इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल कैलकुलेटेड काउंट एट 14 एंड 28 डेज। बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड ये तीनों के लिए सेम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लागू होता है। तो ये रहा एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग का बेसिक फंडा। होपफुली आप लोगों को ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ। कोई भी क्वेश्चन रहेगा डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ नॉन स्टेरॉइड प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल थॉरोली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऐसे कंटिन्यू हम लोगों का वीडियो का सीरीज अभी आगे चालू रहेगा, तो आप लोग देखते रहिए, अंडरस्टैंड करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, एंड अच्छा लगे तो लाइक करिए और सबके बीच में शेयर करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छे रहिए, कोविड से बच के रहिए और सलामत रहिए। बी सेफ, बी हेल्दी, हैव अ नाइस डे।